हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना महामारी के इस काल में जब पूरा देश घरों में कैद है, तब सिर्फ मजदूर ही सड़कों पर है। मई की तपती गर्मी में सिर पर गरीबी का बोझ लिए लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर हैं। खाली पेट, खाली जेब, ये मजदूर मजबूरी के एक ऐसे सफर पर निकले हैं जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा ना था। आखिर क्यों मजदूर इतने मजबूर हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, क्योंकि मजदूर हूं मैं। जेब खाली है, पेट खाली है, हर वादा झूठा है, फर्जी है, जाली है। पांव में छाले हैं लेकिन मीलों तक पैदल चलने को मजबूर हूं मैं, मजदूर हूं मैं। ये शोर, ये हंगामा आज फिर दुनिया दिल थाम कर सुन रही है। जगह जगह फिर हजारों की भीड़ जुट रही है। फटे कपड़े, अधनंगे जिस्म, खाने को देखकर ललचाती आंखें। ये हुजूम है, ये भीड़ है, ये रेला है। बेबसी का सफर है ये सफर है मजबूरी का, ये सफर है मजदूरों का। हम आप कान पकड़ता है सर, हम दिल्ली नहीं जाएगा बोला। धूप में चल रहे, मर गए तो ऊपर ठीक, नहीं मर गए तो अपने घर ठीक। पेट खाली है, जेब खाली है, सिर पर गठरियां हैं, पांव में छाले हैं, फिर भी ढलता उगता सूरज कंधों पर लिए ये हुजूम यूं चलता चल रहा है। ना तो मैंने कोई कानून तोड़ा, ना ही कोई बेईमानी की थी, और ना ही हुजूर की नाफरमानी की थी। इस बार तो मैंने सिर्फ अपने घर जाने की तैयारी की थी। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कसूर था मेरा? जरा सोचिए, क्या जुर्म था मेरा? सिर्फ अपने घर ही तो जाना चाहता हूं मैं, फिर क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? वैसे भी अब तो ये शहर मुझे डराते हैं, क्योंकि यहां रहते हैं डर के कई चेहरे। जिन शहरों को मैंने बनाया वहां मेरे पास छत नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं। क्या इन शहरों ने मुझे कभी इंसान समझा है? ये आसमान चूमती इमारतें मैंने बनाई हैं, ये ऊंचे पुल, ये चमचमाती सड़कें भी मैंने ही बनाई हैं। लेकिन आज इन्हीं सड़कों पर मेरी बेबसी की एक कहानी खत्म होती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। जिस मुल्क को मैं बरसों से अपना समझता रहा, आज उसी में मुझे पराये होने का जो दर्द मिला है, उसे कैसे भूल सकता हूं? और इस बार तो जो मेरे साथ हुआ है, क्या उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि ये शहर, ये लोग, ये देश अब भी मेरा है? दर्द भरी ये मेरी दास्तान यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन मेरे दर्द का एक पड़ाव ये भी है। अमृतसर से पैदल आया? पैदल आया। कहाँ जाना है आपने? बिहार। क्या हुआ अब? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा, भूखे यहाँ पे 10 दिन से पड़े हुए हैं, कैसे जाएंगे बिहार? हमने 2 बार 3 बार रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब हमारा नंबर आया घर जाने का, गांव जाने का, तो वहाँ की सरकार ने हमको वापस कर दिया। तो ऐसा थोड़े चलने वाला, हमारा आईडी प्रूफ देखो, कोई विदेश में थोड़ा है। तुमने वुहान से आदमी उठाया, जहाँ से वायरस चला है, वुहान से आदमी उठाया, यहाँ देश के आदमी क्यों नहीं उठा रहे हो?
मजदूर से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? गरीबी का पहला सबक तो मैंने बचपन में ही पढ़ लिया था। पता था मुझको भूख के बारे में। मुझे खबर थी धूप की। मैं ठंड भी सहन कर लेता हूं। तभी तो हजारों मील का ये सफर मेरे नन्हे पैरों को थका नहीं सका। ये सड़कें, ये रास्ते मुझे अभी भी हरा नहीं सके हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दोपहर में जब जमीन तपती है तो मेरे इन पैरों पर क्या गुजरती है? तब भी मैंने मां से इस बारे में कभी कुछ कहा नहीं है। मैं एक बार रोया भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मां मजबूर है, क्योंकि वो मजदूर है। गीता, कहाँ से आ रही हो आप? नई दिल्ली से, कालिका जैसे। कहाँ जाना है? कानपुर। ये बच्चे आपके ही हैं? हाँ, हमारे। तो ये धक्का मारते हुए आप कहाँ से आ रही है? धक्का जब जैसे नीचे में पड़ जाता फिर धक्का मारना पड़ता है। तो मार के फिर जब नीचे चढ़ते। वहाँ क्या काम करती थी दिल्ली में? कोठी में काम करते थे। कोठी में? हाँ। कितने मेंबर हो आप लोग? 6 लोग। तो कोठी वाले ने आपको पैसा नहीं दिया? पैसा सर लॉकडाउन लगा दिया। वो कह रहे हैं काम नहीं कराएंगे, जब काम नहीं कराएंगे तो पैसे कहाँ से देंगे? कितनी कहानियां सुनाऊं मैं आपको। मेरी एक कहानी ये भी है। मैं इस उम्मीद में हजारों मील दूर रोहतक आया था कि फैक्ट्री में काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा। 15 साल गुजर गए। अब तो ये भी याद नहीं है कि बिहार से कब आया था मैं। लेकिन फैक्ट्री बंद हुई तो लगा कि अब वतन लौट जाता हूं। चैन से जी ना सका। कम से कम अपनों के पास मरूंगा तो कफन को मिट्टी तो मिलेगी। बंद कमरे में मरने से अच्छा है अपनों के बीच मरूं। न राशन है न पैसा है। अब तो पैदल ही चला जाऊंगा। मुझे घर जाने दो साहब, मुझे घर जाना है। क्या पटना जिला का हूँ, बिहार राज्य से, और मैं यहाँ लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ। और इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमें बिहार भेज दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। और फैक्ट्री वाले तो भाई हाथ खड़ा कर रखे हैं। पूछने तक भी नहीं आए हैं कि तुम लोग को यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज तक एक भी फोन नहीं किए हैं। हम तो पैदल जाने के लिए तैयारी बना ली है, पैदल जाएंगे। तो रास्ते में हादसा हो गया? तो रास्ते में हादसा हो गया, कोई बात नहीं साहब। यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम जिंदगी से जंग लड़कर मर जाएंगे। कोरोना से लड़कर मर जाएंगे, अपने बाल बच्चों के सामने मरेंगे, घर में मरेंगे। यहाँ हम मर गए तो हमारा मिट्टी का दफन कौन करेगा हरियाणा में? ये बताइए। कोई कोरोना नाम पे जान के, बीमारी जान के कोई मिट्टी के लिए जाएगा नहीं, हमारी लाश को नहीं छुएगा। इससे अच्छा तो हम अपने घर पे ही मरें। 2 महीने पहले की ही तो बात है जब फैक्ट्रियों में काम करता था मैं। लेकिन वक्त ने मेरे साथ क्या सलूक किया। मेरे जिस्म ही नहीं, मेरी आत्मा को भी छलनी करके रख दिया है। दर्द की ये कहानी इतनी खौफनाक है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कोरोना के इस काल में यूं तो मेरी तरफ हजारों मदद के हाथ भी बढ़े हैं, लेकिन शिवपुरी में मेरे साथ जो सुलूक हुआ उसे देखकर तो आपका दिल भी रो पड़ेगा। मैं मुंबई से आजमगढ़ जा रहा था, ट्रक पर सवार था, लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे ट्रक से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे दर्द तो मैं रोज पीता हूं, लेकिन फिर भी मैं मर मर कर जीता हूं, क्योंकि मैं मजदूर हूं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से एक ट्रक मजदूर से भरा जा रहा था। एक मजदूर की रास्ते में डेथ हो गई तो ट्रक वाले ने उस मजदूर को सड़क के किनारे डाल दिया और उस मजदूर के हंसराज जायसवाल नाम का ये मजदूर है और 3 इनके बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल ऐसे हैं, नाबालिग बच्चे हैं। ट्रक वाले क्या किया, उधर से लेके आया, इधर बोला कि तुम लोग इधर उतर जाओ नहीं तो हम लोग आगे लेके जाएंगे तो सभी लोग को फंसना पड़ेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी हमारी। तो हम लोग बोले ऐसा मत, थोड़ा हाथ गोड़ जोड़ने लगे, ऐसा मतलब ड्राइवर साहब बोला गाड़ी रोक के डायरेक्ट उतार दिया। कोरोना काल में मेरी मजबूरी का ये सफर अब हादसों का सफर भी बन गया है। क्या यही मेरी नियति है? क्या यही मेरा भाग्य है? दुख, दर्द, गम, सितम, ये सब आखिर मेरे ही भाग्य में क्यों बंधे हैं? कहीं बस टकरा जाती है, कहीं ट्रक टकरा जाता है, और कई बार तो रेल की पटरियां ही मेरे लिए शमशान बन जाती हैं। मौत से पहले ही बेमौत मारा जाता हूं मैं। लोग कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जानलेवा है, ये लोगों की जान ले रहा है, लेकिन मेरा क्या? मेरी जान तो ये सफर ले रहा है।
मैं अक्सर यही सोचता हूं, आखिर क्यों इतना बेबस हूं मैं, क्यों इतना मजबूर हूं मैं, क्योंकि मजदूर हूं मैं। हम लोग नोएडा से जा रहे थे, अपने प्रवासी मजदूर महोबा के लिए जा रहे थे और हम एमपी के रहने वाले हैं और रास्ते में बस हादसा हो गया और बस पलट। कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग इसमें 7-8 लोग घायल हो गए और कुछ हल्की चोट वाले और कुछ लोगों को कुछ नहीं लगा। तो कैसे ये पलट गई बस? नींद की झपकी आने से लखन लाल की कहानी भी मेरी ही तो कहानी है। कहां से शुरू करूं अब? मकान मालिक की बेरहमी से जिसने मुझे घर से निकाल दिया, या अपने खोटे भाग्य से जिसने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। काम क्या छूटा, पैसे भी जैसे पराये हो गए। ऊपर से एक के बाद एक लॉकडाउन। चौथे लॉकडाउन ने तो मेरा सब्र ही छीन लिया मुझसे। तय किया मैंने, अब नहीं रुकूंगा। यहां पंजाब में मैं लौट जाऊंगा वापस अपने गांव। सामान ढोने वाला ये रिक्शा भी दोस्त से उधार लिया है। सफर का बस यही एक सहारा है। अपने जिगर के टुकड़े को लेकर किसी तरह 800 किलोमीटर चला आया हूं। अब आगे 200 किलोमीटर और बचा है। बांदा में मेरा गांव है, लेकिन ये 200 किलोमीटर अब 2000 किलोमीटर लग रहे हैं। चिलचिलाती धूप में भूखे पेट रिक्शा अब नहीं खींचा जाता। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि मजदूर हूं मैं। अरे दिक्कत तो बहुत तेजी थी और कोई खाने की व्यवस्था नहीं मिल पाई, ना कोई पानी की व्यवस्था। गुड़गांव में तो इतना घुमाया हमें पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा। और आपको तभी प्रशासन से कोई मदद मांगी या आपने फोन लगा के? मदद तो बहुत मांगी। फोन लगाया, हेल्पलाइन लगाया तो वो बोल रहे थे कि ये नंबर ले लो 102 112 नंबर। 112 लगाया, फिर इसके बाद बोल रहे हैं 139 लगा लो। 139 लगाया तो वो बोल रहे हैं कि नोडल अधिकारी को लगा लो। लगाया, कोई नहीं सुन रहा था। और जी बच्चे आपके साथ हैं, इनके लिए दूध पानी कैसी क्या व्यवस्था रही? दूध कहाँ मिला, कहीं नहीं मिला रास्ते पे। बच्चों को क्या पिलाया फिर? आपने क्या खिलाया? पानी बस वही है, पानी साढ़ा और क्या मिलेगा, पानी से जीते हैं। पानी पिलाते थे बच्चे। वहाँ पे कोई काम खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी क्या वहाँ पे आपको? मिल रहा। और जहाँ आप रहते थे वहाँ से कौन? वहाँ तो कमरा का किराया ले लिया और मकान खाली करा लिया आप लोगों से? लोग कहते हैं कि बाहर मत निकलो, कोरोना का संक्रमण फैलेगा। लेकिन मजबूरी का जो संक्रमण मेरी जिंदगी में बरसों से फैल रहा है, क्या कभी उसके बारे में सोचा? गरीबी और बेबसी के जिस वायरस ने मुझे ना जाने कितनी बार मारा है, क्या कभी इस बारे में सोचा? जिस शहर के लिए अपना खून पसीना बहाया, क्या उसने अपना समझा? फिर कुछ भी शिकायत तो नहीं की मैंने, ना कुछ मांगा, ना कुछ चाहा। बस इतना ही चाहा कि घर लौट जाऊं मैं। अपने सब बढ़ के लोग तो हवाई जहाज से लौट गए, मुझे तो बस अपने 2 पैरों का ही सहारा है। रिक्शा साइकिल जो मिला उसी से सफर पर निकल गया मैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए, 7 दिन में 600 किलोमीटर का सफर। अपने मन से नहीं लौट रहा मैं, मजबूरी में लौट रहा हूं, क्योंकि मजदूर हूं मैं। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? छत्तीसगढ़ कवर्धा। खाना पीना मिल रहा था अभी तक? कहाँ, एक दिन दे दिया चावल, कहाँ हो गया? एक बार पैसा रखे उसको खा रहा है। मजदूरी के जो पैसे थे उससे आप लोगों ने अपना गुजारा करा, बाकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आपको? साइकिल देखो पूरा खराब साइकिल। जब फोन करते थे तो बोलता तो ये साइकिल आप लोगों ने कहाँ से खरीदी हुई? काम करते हैं। कब चोट लगी बच्चे को? ये काई से लगी है? परसों से। काई से लगी है ये? साइकिल में घुस गया था ना आगे में। अच्छा, वो तो ऊपर चल रही है। नाटक है, बताओ ना, ये लोग इतने छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाएं चल रही है। लोग कहते हैं कि कानून मेरी हिफाजत के लिए है, लेकिन क्या मेरे ऊपर कभी ज्यादती रुकी? घर में भूख मार रही है और बाहर पुलिस। अपने ही देश में जैसे पराया हो गया हूं मैं। समाज को भी सोचने की जरूरत है। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे, तब तक क्या मेरी ये दुर्दशा भी बदलेगी? मेरी ये कहानी भी सुन लीजिए, शायद मेरा दुख कुछ हल्का हो जाए। ये कहानी सहारनपुर की है। हरियाणा की सरकार ने बस में बिठा दिया, लेकिन यूपी की सरकार ने दुत्कार दिया।
मुझे अपने घर जाना था, लेकिन यूपी सरकार ने मुझे बॉर्डर पर ही बस से उतार दिया, मुझे खाली खेतों में छोड़ दिया। आप ही बताएं, ऐसे हालात में मैं क्या करूं? कोई फटकार रहा है, कोई दुत्कार रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर मेरा गुनाह क्या है। क्या अपने घर जाना भी गुनाह है? हम अपने घर जाना चाहते हैं और यहाँ पर आए जो है खेतों पातों में से मतलब भागते भूगते, मतलब रोड पे जाने नहीं देते, कहते उधर से जाओ उधर से जाओ। जब यहाँ आके पहुँचे तो यहाँ से वापसी कर दिया कि पीछे जाओ। तो हमें अपनी मंजिल तक हमें पहुँचना है, हम अपने साधन से जा रहे हैं, किसी के साधन में रास्ते में छोड़ दे तो क्या है। हम अपने हिम्मत है हमारे कि हम साइकिल अपने रिक्शा से हम अपने बच्चों को या परिवार को हम घर पहुँचा देंगे, हमें जाने दिया। प्रशासन आगे जा नहीं देती है, अब आगे जा रहे थे उधर वो मार रहे हैं, खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ। तो सर हम लोग को पता नहीं, पूछते जा रहे हैं, अब पता लगेगा तब जाएंगे। नहीं तो आज 4 दिन हो गए भटकते से, 2 दिन तो हरियाणा में हो गया जी, आज चौथे दिन यहाँ पे रुका हूँ। तो कैसे आए वहाँ से? सर वहाँ से आए, वहाँ पे हमारे काम धाम हमारा सब बंद हो गया था। फिर उसके बाद में न खाने का रह गया कुछ, कमरे मालिक बोलता है कमरे का किराया तो जो, तब काम धाम बंद है तो पैसे कहाँ से दें? सर साइकिल से आया हूँ वहाँ से यहाँ तक। मैंने गांव छोड़ा था शहर के लिए, अब शहर छोड़ रहा हूं गांव के लिए, लेकिन मेरे अपने ही अब मुझे गांव में आने से रोकते हैं। ये अचानक समाज को क्या हो गया है? गांव में मेरे अपने ही जैसे मेरे दुश्मन बन गए हैं। सुना है वो कहते हैं कि मेरे गांव में आने से कोरोना भी गांव में आ जाएगा। अब तो गांव के रास्ते तक बंद कर दिए गए हैं। कितने निष्ठुर हो गए हैं सबके सब। गांव का बेटा अब गांव में कदम नहीं रख सकता। क्या मेरा गांव अब मेरा नहीं रहा? आखिर मेरे अपने ही ये बात क्यों नहीं समझते कि मौत से बड़ी भी कोई चीज होती है? शायद वो जानते तो हैं, वो भूख होती है। इधर गए थे सर इज्जत तरफ। अच्छा, तो फिर काम से वापस आ गए? काम से तो आ गए सर, कुछ रोजगार ही नहीं है हमारे पास, खाने के लिए वो हो रही है, कुछ सरकार कुछ मदद ही नहीं कर रही हम लोगों की। अच्छा, हम विधवा औरत कहाँ जाएं? तो उधर उज्जैन साइड काम करते थे? काम करते थे सर। अच्छा, तो ये मजदूर जो बसों से लाया गया था इसका छोड़ दिया? बस सब छोड़ दिया हमको घर पे तो। हाँ। पर अब घर पे खाए क्या हम लोग? लोग कहते हैं कि 1947 में देश बंट गया, भारत पाकिस्तान बन गया, लेकिन कोरोना के इस दौर में क्या किसी ने देश को बंटते नहीं देखा? पैसे वाले तो दूर परदेश से उड़कर देश में आ गए, NRI कहते हैं उन लोगों को। और मेरा क्या, अपने ही देश में प्रवासी बन गया हूं मैं। वो कहते हैं मैं प्रवासी मजदूर हूं। दिल छलनी हो जाता है ये सुनकर। अपने ही देश में कोई प्रवासी हो सकता है क्या? राजस्थान से हरियाणा आया था, अब वापस लौट जाना चाहता हूं अपनी मिट्टी में, अपने गांव में। वो कहते हैं तुम प्रवासी हो। समझ नहीं आता, जब राजस्थान भी देश में है, हरियाणा भी देश में है, तो फिर मैं प्रवासी कैसे? अपने ही देश में पराया कर दिया गया हूं मैं। आखिर क्यों इतना मजबूर हूं मैं? क्योंकि मजदूर हूं मैं। को डर नहीं लग रहा है बसों में, ट्रकों में जो बैठ के आ रहे हैं? काहे को डर लगेगा भाई, जब जान रहा हूँ कि वहाँ भी मरना है यहाँ भी मरना है, तो सोच रहे हैं कि भाई परदेश से अच्छा अपना माँ बाप के पास में मर जाए, अच्छा रहेगा। परदेश में क्यों मरे? वहाँ कोई कुछ देने वाला थोड़ी है, देखने वाला है। यहाँ मरेंगे तो एक बार देख तो लेंगे, अपना मिट्टी में विसर्जन तो हो जाएंगे। कैसे जा रहे हैं? आपको जाने में चलने में क्या समस्या आ रही है? समस्या तकलीफ आ रही है, विकलांग भी हैं और कहना जाना तो है मजबूरी, सामने क्या करें, गिर पड़ते जाते भी है। आप कहाँ काम करते थे? बहादुरगढ़। लोग कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन मेरी दर्द भरी इस दास्तान का एक अहम पड़ाव दिल्ली भी है। ये आसमान चूमती इमारतें, ये चमचमाती सड़कें और इन जगमगाती रोशनियों के बीच मौजूद है देश की शान इंडिया गेट। दिल्ली को भी मेरे ही हाथों ने सजाया है, संवारा है। करोड़ों लोग बसते हैं यहाँ, लेकिन दिल्ली की इस भीड़ भरी दुनिया में भी मैं खुद को तन्हा पाता हूँ। बेहद अकेला हूँ मैं, सहमा हुआ भी हूँ और डरा हुआ भी हूँ। अब तो एक अनजाना खौफ मेरे सीने में हर पल धड़कता है। एक डर हमेशा मेरा पीछा करता है। मैं खौफ में जीता हूँ, मैं दहशत को पीता हूँ, क्योंकि मजदूर हूँ मैं। बैठे बैठे सताते आए हूँ यहाँ पे बॉर्डर पे जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस वाले डंडा से मार रहे हैं।
हाँ, उठाने के लिए वो भी पैसा नहीं है, तो मैं वापसी घर जाऊंगा, रूम पे जाऊंगा, तभी मेरे को मकान मालिक घुसने नहीं देगा अंदर, बोले कहाँ बीमारी लेके आ गए हो। हाँ, परसों चले शायद चलते चलते हमारे पैर फूल आए। पार्क में रोका, पार्क में खिलाया पिलाया, फिर हम कहा ये रेलवे वाले जो ये नहीं है गाजियाबाद डाबर, वहाँ डाल ट्रकों से भर के वहाँ फिर डाल दिया। अब यहाँ पर लेकर अपने उधर जाओ उधर। कुछ दिन हुए हैं मुझे गांव लौटे हुए। सरकार कहती है कि क्वारंटीन करो खुद को। मैं जब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में अपने गांव लौटा तो गांव के बाहर पेड़ के नीचे ही रुक गया। क्या करता, स्कूल में ताला लगा था। अब अपनों की जान तो जोखिम में डाल नहीं सकता ना। गया का ये क्वारंटीन सेंटर तो इतना बदहाल है कि यहां इंसान तो दूर जानवर भी रहना पसंद ना करें। शौचालय जाने के लिए मुझे तो स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। आपको हैरत होगी, इस क्वारंटीन सेंटर में 240 मजदूर ठहरे हैं, लेकिन शौचालय सिर्फ 2 हैं। कई क्वारंटीन सेंटर में ना खाना है ना पानी है, सोने के लिए बस जमीन है और सांस लेने के लिए हवा। आखिर हम भी तो इंसान हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से चलती है। यहां किसे फर्क पड़ता है कि मजदूर कैसे जीता है। शौचालय नहीं है, अच्छा, लैट्रिन करने बाहर जाना पड़ता है, चना मिलता है थोड़ा थोड़ा, टाइम पर खाना नहीं मिलता है, टाइम से खाना नहीं मिलता है, एक ही खाना मिलता है। हम लोग गाजियाबाद से आए हैं। तो शौचालय है ये ना है, पानी को सुविधा है, ये तो क्या सुविधा है। तो शौचालय फिर कहाँ जाता है? शौचालय हम क्या करें, हम तो अकेले में बैठ जाते हैं। हम लेकर ऐसे तालाब को बाउंड्री जाता है, हम कहाँ चल पाएंगे बाबा। क्वारंटीन सेंटर से लेकर तपती जलती सड़कों तक मेरी ये दशा या कहें दुर्दशा। ट्रकों में जानवरों की तरह ठूसा गया हूं मैं, रास्तों में मवेशियों की तरह पीटा गया हूं मैं। अपने ही देश में पराया हुआ, अपने ही गांव से बेदखल भी कर दिया गया हूं मैं। रोजी भी गई, रोटी भी गई, स्वाभिमान और इज्जत की तो कभी बात ही नहीं की मैंने। आखिर कितना मजबूर हूं मैं, क्योंकि मजदूर हूं मैं। हाँ।